हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक भाग 5। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग भाग 5 करेंगे और इस नाटक को हम लोग पूरे लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते। देखिए, सकराज, यहाँ पे क्या होता है कि खिंगिल, जो खिंगिल दूत है उसका प्रवेश होता है। तो खिंगिल आ जाता है और सकराज खिंगिल से पूछता है, कहो जी क्या समाचार है। खिंगिल कहता है, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, उन्हें दो में से एक करना ही होगा। या तो अपने प्राण दे अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करे। तो खिंगिल बताता है कि हमारा जो युद्ध है वो मतलब दृढ़ है, और मैंने उन्हें बताया कि दो में से एक करना ही होगा, या तो आप लोग युद्ध कीजिए या संधि स्वीकार कीजिए। तो खिंगिल बताता है कि अपने प्राण दे अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करे। सकराज कहता है उत्सुकता से, तो वे समझ गए। खिंगिल कहता है, दूसरा उपाय ही क्या था। यह छोकरा छोकरा मतलब छोकरा मतलब जो छोकरा रामगुप्त। तो रामगुप्त को छोकरा कहा गया है क्योंकि रामगुप्त क्या है, युवावस्था में है, उसे कम अनुभव है। इसीलिए खिंगिल कहता है कि यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इस बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था। बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय मतलब ये जो बिरान घाटियां हैं, बिरान पहाड़ी घाटियां हैं, इसके बारे में रामगुप्त को अच्छे से पता नहीं था। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियम को, जो आपने संधि प्रस्ताव भेजा, वो उन्होंने मान लिया। तो आपके नियम को मानने के लिए बाध्य हुए। फिर सकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो सकराज खुशी से उछलकर वो खिंगिल का दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सच कहते हो, मुझे आशा नहीं थी। तो सकराज कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो आशा नहीं थी कि वे लोग मेरा संधि स्वीकार कर लेंगे। फिर आगे वो कहता है कि क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया है। तो दूसरा प्रस्ताव क्या है कि ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप देना। तो वो पूछता है कि क्या दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया है। स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कौमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। तो उसी वक्त कोमा आ जाती है। जब सकराज और खिंगिल बातचीत करते हैं तो कोमा आके चुपचाप खड़ी हो जाती है। खिंगिल बताता, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहार को देना स्वीकार किया है और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। तो खिंगिल बताता है कि ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगी। कौमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगिल के हाथों को झकझोरने लगता है। तो कौमा उसे बहुत आश्चर्य लगता है और सकराज बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। आगे सकराज कहता है, खिंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। तो देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं मतलब जो सकराज के पूर्वज होंगे, उन्हें काफी ज्यादा प्रशंसा होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सकराज के पूर्वज और गुप्त साम्राज्य का पहले से ही मतलब दुश्मनी था। इसी वजह से
जब दोनों का युद्ध हुआ था, समुद्रगुप्त का और सकराज के पूर्वजों का, तो सकराज के पूर्वजों की हार हुई थी। तो इसी चीज को सकराज कहता है कि आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। वो अपने पूर्वजों के बारे में कहता है। उनकी पराजय उनकी पराजय उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। तो वो कहता है कि उनका जो पराजय हुआ है, ये उसका प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो हमारी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। सकराज कहता है कि हम लोग गुप्तों की दृष्टि से जंगली, बर्बर और असभ्य हैं। सकराज कहता है कि हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। तो सकराज कहता है कि जो हमारे सूर सामंत हैं, उनके लिए भी मैंने स्त्रियां मांगी थी। किंगल कहता है कि वे भी साथ ही आएंगी, मतलब ध्रुव स्वामी के साथ ही आएंगी। आगे सकराज कहता है, तो फिर सोने की झंझावली नाच का प्रबंध करो। तो सोने की झंझावली नाच मतलब सोने की झनकार करने वाली नाच गाने का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। किंगल प्रस्थान करता है। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और होमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच 4 सामंतों का प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उनके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। तो देखिए, ये जो गीत है, ये नर्तकियों द्वारा गाया गया है, इम्पोर्टेंट है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भर ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चुमने वलरियों से लिपटी तरु की डाली। तो यहाँ पे प्राकृतिक चित्रण हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद मतलब प्राकृतिक से जुड़ी हुई रचनाएं लिखते हैं। तो इसके बाद फिर नर्तकियां चली जाती हैं। इसी बीच एक सामंत कहता है कि श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा पड़ा है। तो ये जो सामंत है, ये कहता है कि इतना बड़ा विजय का अवसर है और ये सूखा उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि जो मदिरा का कलश सामने भरा हुआ है। सकराज कहता है, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं, सब मदिरा पीते हैं और नर्तकियां एक एक कर को अनुरोध मतलब अनुरोध के साथ मदिरा का पान कराती है। अब देखिए, यहाँ पे जो सामंत लोग बैठे हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो दूसरा सामंत कहता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं थी। श्रीमान किसके लिए आया है? सकराज के लिए। तो ये कहता है कि रामगुप्त के पास सकराज की आज्ञा मानने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो कहता है कि उन्होंने समझ से काम लिया। किसने? रामगुप्त ने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लालिमा मिलानी पड़ती। तो वो कहता है कि हम लोग इस रात में रक्त से खेलते, ठीक है, लेकिन वो लोग समझदारी से काम किए, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक रहा। तीसरा सामंत कहता है, क्यों बकबक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम के विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाते।
दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है और कहता है हमसे। तीसरा सामंत कहता है हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत तो फिर आओ तुम्ही से निपट ले। तो ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और झगड़ने लगते हैं। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगिल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाते हैं। इसी बीच तुरनाद बजता है। सकराज रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। मतलब जो तुरनाद बजता है, तो इसी बीच तुरनाद बजता है। मतलब तुरनाद बजने से रात्रि का मतलब सूचना मिलता है। और सकराज कहता है कि रात्रि के आगमन की सूचना हो गई, क्योंकि तुरनाद बजता है। दुर्ग के द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है खिंगेल। अधीर हो रहा मतलब बेचैन हो रहा है कि अभी तक से ध्रुवस्वामिनी नहीं आई। खिंगेल का पुनः प्रवेश होता है। खिंगेल कहता है कि दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। दुर्ग तोरण मतलब दुर्ग के द्वार पर, शिविकाएं मतलब डोली, ठीक है, जहाँ पे रानी लोग बैठ के आती थी, तो वो डोली भी आ गई है। सकराज गर्व से कहता है तो विलंब क्यों है, उन्हें अभी ले आओ। खिंगिल सविनय मतलब विनम्रता से कहता है किंतु रानी की एक प्रार्थना है। तो खिंगिल यहाँ पे सकराज को बताता है कि खिंगिल की रानी की एक प्रार्थना है। सकराज बोलता है क्या? खिंगिल वह केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उनकी मर्यादा। तो यहाँ पे खिंगिल बताता है कि जो ध्रुवस्वामिनी है वो केवल श्रीमान से मतलब केवल सकराज से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उनकी मर्यादा। इस पर सकराज ठठाकर हंसते हुए वो बहुत जोर से हंसता है और कहता है क्या कहा? मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये किसने कहा है? तो सकराज ने कहा है। आगे खिंगिल कहता है वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। तो खिंगिल बताता है कि सकराज को कि वह आपकी रानी होने के लिए आ रही है। सकराज हंसकर अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना? मध्यस्थ मतलब तुम बीच वाले हो, बिचौलिए हो। तो तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूंगा, जाओ। तो वो सकराज कहता है कि मैं ध्रुवस्वामिनी से एकांत में भेंट करूंगा, तुम जाओ। खिंगिल का प्रस्थान होता है। इसी बीच कौमा कहती है मुझे क्या आज्ञा है? सकराज चौंक कर अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था। तो ये कहता है, कौमा को देखता है और कहता है कि तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था। फिर सकराज कहता है हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ। कौमा कहती है नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से ये कहती है कि नई रानी की प्रसन्नता से आपका मन बेचैन हो रहा है। सकराज संभल कर नई रानी का आगमन क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कौमा निर्विकार भाव से कहती है संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिर सकराज वो क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। तो यहाँ पे मिहिर देव कौन है? कौमा के पिता, जिन्होंने कौमा को पाल पोस कर बड़ा किया था। तो वो कहते हैं, सकराज कहता है कि तुम भी मिहिर देव की तरह दार्शनिक बातें करने लगी हो। कौमा कहती है कि वो मेरे पिता तुल्य है, मतलब मेरे पिता के समान है, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हुई हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वो ही मुझे भी रुचनी चाहिए। मतलब ये कहती है कि जो बातें राजा को अच्छी लगती है वो भी मुझे अच्छी लगना चाहिए।
सकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमय हो यह मैं आज जान सका। तो सकराज कहता है कि तुम्हारे अंदर इतने भाव है, तुम में इतना अनुभूति है, ये बात मैं आज जान सका। कौमा कहती है राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमय बन गई हूँ। तो यहाँ पे कौमा कहती है कि जब से तुम्हारा मतलब आपका स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता, मतलब जब से आपने मुझसे प्रेम भरी बातें की, ठीक है, मुझसे बहुत मधुर वार्तालाप किया, तो तब से मेरा जो नीरस मन था, मेरा जो नीरस शून्य मन था, उसमें संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि होने लगी थी। उसी दिन से मैं अनुभूतिमय बन गई हूँ। तो कौमा यहाँ पे बताती है कि सकराज के साथ उसने प्रेम भरी बातें की, मधुर वार्तालाप किया, उसी दिन से वो अनुभूतिमय हो गई है। क्या वह मेरा भ्रम था? तो कौमा पूछती है कि क्या वह मेरा केवल भ्रम था? कह दो कि वह मेरी भूल थी। उत्तेजित कौमा सिर उठाकर राजा से आंखें मिलाती है। सकराज संकोच से कहता है, नहीं कौमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कौमा उसी तरह तब भी यह बात मतलब कि तब भी ध्रुवस्वामिनी आ रही है आपकी रानी बनने के लिए। सकराज सशंक भाव से, कौन सी बात? तो यहाँ पे सकराज पूछता है, ठीक है, थोड़ा शंका के भाव से, कि कौन सी बात? कहती है, वही जो आज होने जा रहा है मेरे राजा। आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न करके मतलब अलग करके अपने गौरव की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। मतलब आज तुम एक स्त्री को उसके पति से अलग करके अपने अहंकार की संतुष्टि करके कैसा अनर्थ कर रहे हो। सकराज हंसकर बात उड़ाते हुए कहता है, पगली कौमा, या मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कौमा कहती है, किंतु राजनीतिक का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो कौमा कहती है कि राजनीतिक का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। सकराज कहता है, जो विषय समझ में ना आवे उस पर विवाद ना करो। मतलब जो चीज तुमको समझ में नहीं आता उसके बारे में बहस मत करो। कौमा खिन्न होकर, मैं क्यों ना करूं? पहले वो अधिकार जमाती है कि मैं क्यों ना करूं, फिर ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवश करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई हूँ। तो कौमा शुरू में अधिकार जमाती है कि सकराज पर कि मैं क्यों ना बहस करूं, फिर थोड़ा संभल जाती है, बोलती नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है, आपको रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वह दुखी होकर जाना चाहती है। दूसरी ओर से मिहिरदेव कौन है? कौमा के पिता। तो मिहिरदेव का प्रवेश होता है। हाथ में लंबा त्रिशूल, घुटने तक परिच्छद और छाती में सफेद दाढ़ी। तो मिहिरदेव आ जाते हैं। सकराज संभ्रम से खड़े होकर कहता है, धर्मपूज मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव, कल्याण हो। कौमा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी मैं तुमको ही देखने चला आया। तो मिहिरदेव कहते हैं कि बेटी मैं तुमको ही देखने चला आया, तो उदास क्यों है? सकराज की ओर गूढ़ नजरों से देखने लगता है। तो मिहिरदेव सकराज की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हैं। इस पर सकराज कहता है, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुवस्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। दर्प दलन मतलब रामगुप्त का
घमंड को चूर करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है और कौमा को इसमें आपत्ति है। तो मिहिरदेव भी सकराज का विरोध करते हैं और कहते हैं गंभीरता से, ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजन, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा। और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। भावी पत्नी मतलब कौमा के बारे में मिहिरदेव कह रहे हैं। सकराज छोप से भावी पत्नी। इस पे मिहिरदेव कहते हैं, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमद हो जाओगे मतलब तुम इस क्षणिक सफलता से मदोमस्त हो जाओगे, अहंकारी हो जाओगे कि क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालित मतलब क्या होता है कि जिसको पाल पोस कर बड़ा किया हो। प्रतिपालित कुमारी किसके लिए कहा गया? कौमा के लिए। तो प्रतिपालित कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है, मतलब उसके साथ प्रेम का संबंध नहीं स्थापित किया है। क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु मतलब कोमल धागे को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आगे सकराज कहता है, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा। मिहिरदेव इस पर कहते हैं, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं होता है। राजनीति के पीछे नीति से, ठीक है, जो नियम बने हुए हैं, नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। ठीक है, तो मिहिरदेव समझाते हैं कि एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। तो ये बताते हैं कि दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास है। तो मिहिरदेव भी इसे सकराज को समझाते हैं। तो इसमें सकराज बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। इसके बाद सकराज वहां से चला जाता है। फिर मिहिरदेव कौमा को कहते हैं, चल कौमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग के बाहर चल। तो मिहिरदेव बताते कौमा को कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे हमें छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कौमा भराए हुए आवाज से, मतलब एकदम रोने जैसे आवाज से कहती है, पिताजी। फिर खड़ी रहती है। उसके बाद मिहिरदेव कहते हैं कि बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता कौमा। छल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, मिहिरदेव कहते हैं कि छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी होता है। मतलब जो छल कपट से परिपूर्ण सकराज का जो व्यवहार है, हो सकता है कि तुम्हें बहुत सुंदर लगे, आकर्षण लगे, लेकिन उस बंधन को तोड़ डाल। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि छल का बहिरंग, ठीक है, छल का जो बाहरी रंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी, पर
दुखदाई और हृदय को बेंधने के लिए ही इस बंधन को तोड़ डाल। मतलब तुम इस आकर्षण से बचो, ठीक है, जो छल है, ठीक है, छल का बाहरी रंग सुंदर होता है, लेकिन तुम इस बंधन को तोड़ डाल। कौमा करुणा से कहती है कि तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा है। मतलब मैंने जो प्रेम की जो लता है उसे मैंने आंसुओं से सींचा है, वही दुलार भरी वलरी मतलब बेल, प्रेम की जो बेल है उसको मैंने आंसुओं से सींचा है। मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है, ठीक है, तो मेरे आंख बंद करके चलने से मेरे ही पैरों में उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और छिन होकर धूल में लौटने लगे, ना ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। तो कौमा कहती है कि ऐसी कठोर आज्ञा ना दो कि मैं सब कुछ तोड़ दूं। इस पर मिहिरदेव कहते हैं, निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए ना कहता, कि इस दुर्ग में अगर तुम्हारी भलाई होती तो मैं तुम्हें चलने के लिए नहीं कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, मतलब प्रकृति की गोद में विश्राम करेंगे, झरनों के किनारे दाग के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघ के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। मतलब यहाँ पे मिहिरदेव उसको समझाते हैं कि यहाँ रहने से, ठीक है, यहाँ रहने में तुम्हारी भलाई होती तो मैं तुम्हें रहने देता, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हम प्रकृति के गोद में चलते हैं और वहीं पे विश्राम करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।